जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि स्वयं प्रकाश हमारे समय के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले कथाकार हैं और उन्होंने जो अवधि पाई, जीवन की अवधि पाई 72-73 साल की, उसमें से भी अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आधी शताब्दी तक पल्लव जी ने सॉरी आधी शताब्दी तक स्वयं प्रकाश जी ने अ, अपना रचना कर्म प्रस्तुत किया है। यानी 50 वर्षों से अधिक बल्कि हो सकता है उन्होंने अपनी रचनाशीलता के माध्यम से हमें समृद्ध किया है। ये भी आप लोग सभी जानते हैं कि कविता विधा से उन्होंने अपना लेखन कर्म शुरू किया था और उनकी पहली कहानी 69 में यानी 1969 में प्रकाशित हुई थी समाज कल्याण शीर्षक से। और सबसे बड़ी बात यह है कि 69 से लेकर अगर हम 2019 तक का जो दौर है उसे देखें तो भारत में कई तरह की करवटें बदलती हुई हमें भारत में दिखाई पड़ती हैं और तमाम तरह की स्थितियां परिवर्तित होती हैं। और अक्सर जो देखा जाता है किसी रचनाकार को वह जिस ढर्रे पे रचना लिख रहा होता है उसी ढर्रे पर ही वह अपने अंतिम दिनों तक लिखता रहता है। बहुत कम रचनाकार हैं जो बदलते हुए परिदृश्य में अपने कथा के परिदृश्य को भी बदलते हैं, जिनमें तत्काल मुझे जो नाम याद आ रहा है काशीनाथ सिंह जी का। और एक जब एक व्यापक कालखंड में रचनाकार अपने रचना कर्म में संबद्ध होता है और तो जाहिर सी बात है कि वह उसी हिसाब से उसी प्रकार से कंटेंट कहिए या एक्सप्रेशन कहिए, प्रस्तुति कहिए या अंतर्वस्तु कहिए, उस ढंग से भी वह अपनी रचनाओं को संवारता और सजाता है। यानी उस ढंग से अपनी रचनाशीलता को तैयार करता है। और मुझे कहने में कोई परेशानी नहीं है कि स्वयं प्रकाश भी इस तरह के कथाकार हैं। स्वयं प्रकाश जी ने उपन्यास लिखे हैं, नाटक, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, बाल साहित्य, अनुवाद, यानी तमाम जो विधाएं हैं उन विधाओं में उन्होंने अपना रचना कर्म किया है। लेकिन हिंदी साहित्य उन्हें एक कथाकार के रूप में और एक प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में जानता है। आपको ये पता है कि लगभग उन्होंने 250 कहानियां लिखी और कई संग्रह हैं। 75 में उनका पहला संग्रह आता है। इसमें मेरे कुछ छात्र भी हैं तो मैं जाहिर सी बात है कि उनकी सुविधा के लिए बता रहा हूं। मात्रा और भार 1975 में आता है। फिर तो तमाम संग्रह आते हैं। आसमां कैसे कैसे आएंगे, अच्छे दिन भी, अच्छे दिन तो आ ही गए हैं। लेकिन एक रचनाकार के लिए अच्छे दिन का आना और एक राजनेता के लिए अच्छे दिन का आना बहुत अंतर होता है। बहरहाल, आदमी जात का आदमी, अगली किताब, अगले जन्म, पार्टीशन जैसे कई संग्रह हैं। मैं स्मरण स्वयं प्रकाश के इस अवसर पर यह बताना चाहूंगा कि जैसे तमाम बड़े रचनाकारों के साथ हुआ है, स्वयं प्रकाश जी के साथ भी वही हुआ है। मैंने कहा 250 कहानियां के लगभग उन्होंने लिखी है। और हमारा जो हिंदी संसार है, हमारा जो हिंदी के कथालोचक हैं, लगभग 12 कहानियों में, 1 दर्जन भर कहानियों में हमारे प्रिय कथाकार स्वयं प्रकाश जी को सीमित करने का प्रयास किया है। और बता दूं कि इन 12 कहानियों में से आलोचक या पाठक लगभग 6-7 कहानियां तो कहीं ना कहीं अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी होंगी, देखी होंगी। बहरहाल, जिन कहानियों की अक्सर चर्चा होती है, पार्टीशन है,
रसीद का पजामा है, बर्थडे है, एक खूबसूरत घर है, चौथा हादसा है। बनास जन्म तब बनास थी पत्रिका का नाम। बनास में इन्होंने मतलब पल्लव जी ने इन कहानियों पर नामवर जी से चर्चा करवाई है। या या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी जी को पसंद सब सर्वाधिक पसंदीदा जो कहानी है उनकी, क्या तुमने कभी कोई सरदार भिखारी देखा है। इसके अलावा कथालोचना में जो बातें हमारे सामने आती हैं, तो और कुछ कहानियां आ जाती हैं स्वयं प्रकाश की, जिनकी लगभग चर्चा करते हैं। बता दूं मैं कि वो कहानियां हैं नीलकांत का सफर, नैन्सी का धूड़ा, सूरज कब निकलेगा, बली, आदमी जात का आदमी, चोर की मां, इस तरह की कुछ कहानियां। जब मित्र आशीष त्रिपाठी जी से मेरी बात हो रही थी इस के पहले, तो मैंने कहा था कि जब उन्होंने पूछा कि कौन सा शीर्षक दिया जाए, तो मैंने कहा कि कुछ स्वयं प्रकाश कुछ अलक्षित कहानियां। और जाहिर सी बात है कि चूंकि इन कहानियों की, जिन कहानियों का मैंने जिक्र किया, इन कहानियों का अक्सर इन पर विचार होता रहता है, इनकी चर्चा होती रहती है। तो मैं इन कहानियों की कालजयिता को लेकर, इन कहानियों की प्रसिद्धि को लेकर कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरी चिंता कुछ और है। मेरी चिंता जो यह है कि किसी भी रचनाकार को हम, चाहे वो प्रेमचंद हो, भीष्म साहनी हो, काशीनाथ सिंह हो, मैं मानता हूं कि अमरकांत हो, बाद के दिनों में चाहे वो कालिया जी हो, रविंद्र कालिया हो, ज्ञान जी हो, या उदय प्रकाश हो, कोई भी रचनाकार जो होता है, कथालोचना ने ये सुविधा का एक मार्ग अपना लिया है कि उनकी कुछ ही कहानियों पर चर्चा कर लो और बात खत्म। इसमें मेरी थोड़ी सी असहमति है। मैं ये मानता हूं कि ऐसे करने से रचनाकार की रचनाशीलता का जो आयतन है, उसका जो परिसर है, उसके साथ तो हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं मानता हूं, ये भी मानता हूं कि रचनाकार की सभी कहानियां महत्वपूर्ण नहीं होती हैं या फिर कालजयी नहीं होती हैं, बहुत प्रसिद्ध नहीं हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनकी दूसरी या अन्य कहानियों पर बात ही ना हो। कथालोचना का यह कथालोचन में यह दायित्व बनता है कि किसी भी रचनाकार की जो प्रसिद्धि है, उस प्रसिद्धि की बात तो हम करें, लेकिन उनके सामर्थ्य के साथ साथ अगर हमें कहीं सीमाएं भी दिखाई पड़ती हों या फिर कुछ अनालोचित, अनअलक्षित, अलक्षित कुछ कहानियां भी हैं, तो उन पर भी बात होनी चाहिए। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि हम कुछ इस संदर्भ में बात करें। साथियों, सच्चा रचनाकार वही होता है जो समय, समाज और परिवेश से अपने को गहरे रूप से जोड़कर देखता है, जुड़ता है, संबद्ध रहता है। और जब हम स्वयं प्रकाश पर बात करते हैं, तो उनकी रचना दृष्टि या जीवन दृष्टि के मूल में जो सबसे पहले हमें हमारे सामने प्रस्तुत होता है, वह है उनका व्यापक जीवनानुभव। उन्होंने ध्यान देने की बात है कि उन्होंने और रचनाकारों की तरह जीवन के अनुभव अर्जित नहीं किए। उनके जीवन से, उनके निकट से गुजरने वाले, उनके निकट के जो लोग हैं, उनके सानिध्य में रहने वाले जानते हैं, उनके कथा प्रेमी उन्हें समझते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद, चाहे वो टेलीफोन डिपार्टमेंट हो
किताबों की दुकानें हों, ऑटोमोबाइल की दुकान हो, इंडियन नेवी, भारतीय जल सेना में काम करने का मामला हो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हो, हिंदी अधिकारी हो, या बतौर संपादक, यानी मैं सूची नहीं गिना रहा हूं, समय लगेगा उसमें, क्योंकि ध्यान देने की बात है कि स्वयं प्रकाश जी ने खुद ही कहा है कि उन्होंने लगभग 50 नौकरियां की और 50 नौकरियां छोड़ी। तो ऐसा नहीं है कि किसी स्थान विशेष से ही वे जुड़े रहे। उनका जो जीवन का क्षेत्र हम देखेंगे तो राजस्थान कहिए, चेन्नई कहिए, दक्षिण भारत कहिए, मुंबई कहिए, या उड़ीसा की सरगीपल्ली कहिए, या मध्य प्रदेश कहिए, मध्य प्रदेश के भी तमाम जो जगह हैं उनकी जगह कहिए, तो एक व्यापक सरोकार से जुड़े हुए रचनाकार हैं। और उनकी रचनाओं में, कहानियों में जो मूल बात है वह आम जन और उसकी बेहतरी की चिंता उन्होंने की है। रचना को स्वयं प्रकाश जी ने, रचनाशीलता को उन्होंने कभी भी जीवन का श्रृंगार नहीं माना, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व के तौर पर स्वीकार किया। और मुझे यह भी कहने में कोई परेशानी नहीं है कि अमरकांत जी या स्वयं प्रकाश जी की कहानियों से उनके नाम हटाकर पढ़ लीजिए, तो जैसे आपको पता चल जाता है कि यह कहानी किसके द्वारा लिखी हुई है। कथ्य की दृष्टि से कहिए, चरित्र की दृष्टि से कहिए, सहज वातावरण की दृष्टि से कहिए, भाषा की दृष्टि से कहिए, स्वयं प्रकाश अपनी रचनाशीलता में, अपने रचना संसार में वो अपनी एक पहचान बनाते हैं। और यह उनकी सबसे बड़ी खूबी है। सबसे बड़ी खूबी इसमें भी है कि एकदम सामान्य सी प्रतीत होने वाली घटना को, सामान्य से चरित्र प्रतीत होने वाले पात्रों को उन्होंने असाधारणत्व प्रदान किया है, यानी आम को खास बनाया है अपनी रचनाशीलता के माध्यम से। और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी रचनाकार के लिए। स्वयं प्रकाश जी का समय कठिन और प्रतिकूलताओं से भरपूर समय था, और उन्होंने सत्ता के चरित्र को भली भांति समझा था। उनका जो समय था, उनका समय और जो हमारा समय है, उनके समय में सत्ता का चरित्र और हमारे समय में सत्ता का चरित्र, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। और जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक उनकी रचनाओं की प्रासंगिकता बनी रहेगी। तो जैसे आज सत्ता से असहमत हो जाना, असहमति प्रकट करना, जाहिर सी बात है कि उससे अगर आप सवाल करते हैं तो आप या तो देशद्रोही, या तो देश विरोधी, या फिर किसी गैंग के अंतर्गत आपको स्थानित कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। ऐसे संदर्भ में भी जब हम उनकी एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं, बचपन में ही आप लोगों ने पढ़ी होगी वो कहानी, बहुत कम चर्चा होती है उसकी, नेताजी का चश्मा। और आज की तारीख में जब हम नेताजी का चश्मा कहानी पढ़ते हैं तो उसकी प्रासंगिकता ही नहीं, उसकी अर्थवत्ता भी हमारे सामने प्रकट होकर आती है, और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है उस माहौल में, जिस माहौल में कि कुछ लोग अपनी जेब में देशभक्ति के प्रमाण पत्र लेकर घूमते रहते हैं, और उनकी चापलूसी करने से एक प्रमाण पत्र दे देते हैं कि आप बहुत बड़े देशभक्त हैं।
एक ऐसे माहौल में। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि स्वयं प्रकाश की कहानियां ऐसे माहौल में भी हमें न तो निराश करती हैं न उदास करती हैं। अब कथावाचक हलदर बाबू के माध्यम से वह जो संभावनाएं हैं, वो जो उम्मीदें हैं, रचनाकार ने जाहिर की है, हम पाठकों के सामने व्यक्त की है। जैसे ध्यान देने की बात है कि वहां जो उस कहानी में जो बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा, जिसे कैप्टन कहा गया है, हालांकि आप जानते हैं कि न वो कभी सेना में गया था, न पुलिस में उसने कभी नौकरी की थी। चश्मा बनाने वाला कैप्टन चश्मा बनाता है और रोज वह नेताजी की जो मूर्ति लगी हुई थी उसमें वो चश्मा बदलता रहता है। और उसकी मृत्यु के बाद हलदर बाबू देखते हैं कि सरकंडे का चश्मा बना हुआ है। तो रचनाकार का ये कहना है, और जो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते हैं उन्हीं लोगों को ये सीखना है कि देश के बलिदान करने वालों के लिए लोगों के मन में जो श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा अगर बनी रहेगी तो देश कभी गुलाम नहीं हो सकता। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमने, जाहिर सी बात है कि जो देखा और जो जाना, उनकी प्रासंगिकता समाप्त नहीं हो जाती है। नेताजी का चश्मा कहिए, या फिर एक निवेदन करना चाहता हूं मैं, अक्सर किसी भी कहानी को जब हम स्वयं प्रकाश की किसी भी कहानी का पाठ करते हैं, उस पर जब चर्चा करते हैं, तो किसी एक ढर्रे की कहानी के तौर पर उसे स्वीकार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप उज्जवल भविष्य कहानी पर बात करना चाहेंगे, तो उसे यदि हम किसी एक संवेदना के अंतर्गत रख देते हैं तो हम रचनाकार के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। किसी भी जागरूक रचनाकार की जो चिंताएं होती हैं, उसके जो सरोकार होते हैं, सामाजिक विडंबनाओं और विद्रुताओं के माहौल में वह उस रचना को प्रस्तुत कर रहा होता है, और सामाजिक विद्रुताओं और माहौल को वह अपनी रचनाशीलता में ओझल होने नहीं देता है। वो केवल इसका चित्रण भर करना नहीं चाहता है, बल्कि हमारे सामने कुछ अपने स्वप्न मतलब यहां केवल स्वप्न, देखे गए स्वप्न से मतलब नहीं है, उसकी रचना के जो यथार्थ हैं, और यथार्थ भी ये वो यथार्थ नहीं है जो मतलब सरसरी निगाह से हमारे दिमाग में जैसे यथार्थ की अवधारणा बनी रहती है। उस यथार्थ में भी स्वप्न और कल्पना निहित होते हैं। तो पूंजीवादी दौर में सांस्कृतिक मूल्यों में हमारा जो हमारा पूरी तरह से जो उस सांस्कृतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, और उसे हमें देखने की जरूरत है। बदलते समय की रंग ढंग से जो परिचित होता है, जाहिर सी बात है कि वह अपने लेखन में उसे प्रस्तुत कर रहा होता है। अब आप देखिए कि जो मित्तल साहब हैं उस कहानी में, मित्तल साहब हैं उस कहानी में, और इस उज्जवल भविष्य को जैसे ही लोग विचार करते हैं, कोई अगर विचार करता है तो बेरोजगारी से जोड़कर उसे देख लेता है। लेकिन स्वयं प्रकाश की चिंता क्या देश में फैली हुई बेरोजगारी की है? बेरोजगारी की तो है, लेकिन क्या सिर्फ बेरोजगारी की बात है? जब वो काबिल आदमी की बात कर रहे होते हैं, और जब पूंजी की मानसिकता को उद्घाटित कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है कि
उस पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवादी मानसिकता को उद्घाटित करते हुए उसी कहानी में हम सूत्र पा जाते हैं, जब रचनाकार यह लिखता है कि काबिल आदमी अच्छा काम कर सकता है, पर होशियार आदमी के मुकाबले में आता है तो बौखला जाता है और हार जाता है। होशियार आदमी चाहे उतना काबिल न हो, काबिल लोगों से अपना काम निकलवाना जानता है। और कितनी विडंबना है कि जिस समाज में हम सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, मानव मूल्य, मूल्य की जिस समाज में हम बात कर रहे हैं, इस पूंजीवादी व्यवस्था ने स्वयं प्रकाश के लिए किस तरह की चुनौती पेश की, वो देख पा रहे थे आने वाले समय को, जिसके चलते कि वो लड़का जो उनके सामने आया हुआ था, वह कहने को मजबूर होता है सर, और वो बहुत ऊंची डिग्री पाने वाला एक नौजवान है। क्या डिग्रियां नहीं है उनके पास, उसके पास, लेकिन वो कहने को मजबूर होता है। और यहां सबसे बड़ी विडंबना है, और यहां सबसे बड़ा यथार्थ भी निहित है इसमें, जब वो कहता है सर मैं सक्सेसफुल बनूंगा, मैं बेईमान बनूंगा, बहुत बड़ा बेईमान। ढंग की ट्रेनिंग मिल गई तो आगे जाकर बेईमान बन सकता है। यानी ढंग की ट्रेनिंग बेईमानी के लिए, बेईमानी भरे इस कालखंड में स्वयं प्रकाश की चिंता और उनके सरोकार को हमें देखने की जरूरत है। और जो सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है, समाज के सामने जो एक विकट संकट के तौर पर ये स्थितियां आ रही हैं, जिन स्थितियों के चलते कि केवल बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, देश का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, वह किस रूप में जा रहा है, तो क्या उस संदर्भ में हम उज्जवल भविष्य की अर्थवत्ता और उसकी प्रासंगिकता पर विचार नहीं कर सकते हैं? एक के दूसरी कहानी है, और मैं ये बता दूं कि स्वयं प्रकाश किसी एक ढर्रे के रचनाकार नहीं है। मैंने ये पहले से भी आपके सामने निवेदन किया था कि आप देखेंगे कि वह किसी विमर्श के लिए उनकी कहानियां हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होती हैं। यह सच है कि उनकी कहानियों से तरह तरह के विमर्श निकलते हैं, फूटते हैं, और उनकी कहानियां, ये भी मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि स्वयं प्रकाश को केवल आप मध्य वर्ग के रचनाकार के तौर पर सीमित न करें। जब आप पढ़ेंगे तो उनकी कहानियों की जो व्यापकता है उसे देखें, और मतलब समाज के जो विभिन्न तबके हैं, आबाल वृद्ध वनिता हैं, और उस आबाल वृद्ध वनिता को अपनी कहानियों के माध्यम से किस प्रकार से वो चित्रित और उद्घाटित कर रहे होते हैं, यह भी हम जान समझ सकते हैं उनकी कहानियों से गुजरने के बाद। जैसे एक कहानी है जिसकी बहुत कम चर्चा होती है, आदरबाजी। बड़ा जो चालू मुहावरे में कहें तो कोई कह दे कि यह वृद्ध विमर्श की कहानी है, लेकिन जब हम किसी कहानी को किसी विमर्श तक ही सीमित कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस कहानी में निहित और जो डायमेंशंस होते हैं, उन डायमेंशंस पर हम विचार नहीं कर रहे होते हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि स्वयं प्रकाश की कहानियों में बहुआयामिता है, और हमारे कथा प्रेमियों को, और उससे भी बढ़कर कथालोचकों को, स्वयं प्रकाश की कहानियों में जो मल्टी डायमेंशंस हैं, उन मल्टी डायमेंशन को पकड़ने की, यानी उद्घाटित करने की जरूरत है। क्योंकि
जब वो आदरबाजी कहानी में वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से वो कहानी वो प्रस्तुत करते हैं, जो जनरेशन गैप है, पीढ़ियों में के बीच में जो दरार है, उसे तो दिखा रहे होते हैं, साथ ही साथ जो उनके कालखंड में और आज के कालखंड में भी जिस प्रकार से जो मनस्थितियां होती हैं और कितनी सीमित दृष्टि में हम चले जाते हैं, और उसे उस पर एकदम उंगली रख देता है रचनाकार, और उस उंगली केवल नहीं रखता है बल्कि वो सीमित से असीमित की और यात्रा भी कराती है उसकी कहानी, संकेत में ही सही। जैसे वह जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं कहानी में, वह एक संवाद करता है, और वह संवाद कितना जीवंत है देखा जा सकता है जब स्वयं प्रकाश जी ये लिखते हैं कि धीरे धीरे इस कंसेशन की आदत पड़ जाएगी और काम करने की बची खुची आदत भी छूट जाएगी। फिर मैं रह रह कर जवानों से ईर्ष्या करूंगा और हर नई चीज को घटिया और स्तरहीन कहूंगा। जितना स्वस्थ रहने की सोचूंगा उतने नए नए और अनपेक्षित कष्ट देह में पैदा होते जाएंगे। जितना भविष्य के बारे में सोचने की कोशिश करूंगा उतना ही भूत हांट करेगा, और शायद अंत में मैं भी भगवानों डिप्टी भगवानों की शरण में चला जाऊंगा। तो अब व्यंग देखिए, केवल व्यंग नहीं, और दो पीढ़ियों में निहित अंतर को पाटने के लिए जो सूत्र वो देते हैं। नागार्जुन की कविता याद आती है, तुम किशोर तुम तरुण, जिसमें वो कहते हैं कि तुम्हारी अगवानी में हम काई खुरच रहे हैं, खोद रहे हैं जहरीली घासें। तो पीढ़ियों के सामंजस्य की एक तरफ बात आ रही है और यथार्थ की बात आ रही है, क्योंकि चालू मुहावरे में अगर कहें तो समाज के विकास के लिए, मनुष्य जाति के विकास के लिए जितने जोश की जरूरत है उतने होश की भी जरूरत है। और इसका ये रचनाकार देखिए, रचनाकार केवल कथा कहने के उद्देश्य से वो रचना नहीं रच रहा होता है, उसके सरोकार कुछ और होते हैं। वो एक बेहतर समाज की स्थापना करने का स्वप्न देख कर ही वो रचना करने आता है, या वो अपनी रचनाशीलता वो करता है। उसका वह बड़ा उद्देश्य है। यश, प्रसिद्धि, रुपए पैसे की तो बात छोड़िए, वो तो हिंदी लेखन में कितना मिलता है वो आप लोग सभी जानते हैं। तो यश प्रसिद्धि के लिए वो नहीं लिख रहा होता है, बल्कि एक बड़ा सपना देख रहा होता है। इसलिए जाहिर सी बात है कि जब भी हम स्वयं प्रकाश की कहानियों पर चर्चा करें तो उन तमाम आयामों को हमें देखने की जरूरत है। या फिर अब आप देखिए कि जब पिताजी का समय आप पढ़ते हैं कहानी, तो मेरा सवाल यह है, पिताजी का समय शीर्षक कहानी अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ज्ञान जी की कहानी पिता की बरबस याद आएगी, क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि ज्ञान जी के पिता की नकल पर यह कहानी लिखी गई। जरा देखिए कि यहां भी जो पिता हैं, स्वयं प्रकाश के शब्दों में, पिताजी लेकिन नहीं बदले, संवादहीनता किसी तरह नहीं टूटती, पानी भी चाहिए तो मां को आवाज लगाते हैं, बच्चों से उनके मन में कुछ नहीं खिलता, उन्हें मेरी शेविंग क्रीम पसंद नहीं, दाढ़ी के साबुन की गोल बट्टी ही
ठीक लगती है। और आगे, यह उनका घर नहीं, लेकिन घर या समय। तो प्रश्न ये उठता है कि यह जो पिताजी का समय है और लेखक का जो समय है, तो इन दोनों के समय को कितनी बारीक अंतर्दृष्टि के साथ स्वयं प्रकाश अपनी छोटी छोटी कहानियां, मैं छोटी कहानियां कहूंगा क्योंकि लंबी कहानी तो है नहीं, छोटी कहानियों के माध्यम से, और क्योंकि वह फालतू के शब्द संयोजित नहीं करते हैं, सूत्र में वहां बातें आती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि पिता, कहानी के जो पिता हैं, वो ये बदलते परिदृश्य को एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है कि जो मां है, वह अपने पोतों के साथ या अपनी नातियों के साथ, कुछ भी कहिए, तो जो या बहू के साथ वो किस तरह से अपने को अनुकूलित कर लेती है जब बच्चों से वो ड्रैकुला और डायनासोर की कहानी सुनती है। तो क्या कहना चाहते हैं? जाहिर सी बात है कि पिता के व्यक्तित्व से जो मां का व्यक्तित्व है, वह किस प्रकार से समय के अनुसार अपने को अनुकूलित, और समय के अनुसार मतलब यहां मैं अवसरवादिता नहीं कहना चाह रहा हूं, बल्कि इसके माध्यम से आप देखिए कि स्वयं प्रकाश की जो स्त्री दृष्टि है, और वह स्त्री दृष्टि कितनी प्रगतिशील है, इस ढंग से भी बातें की जानी चाहिए। एक जब हम स्त्री दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो अगले जन्म की बात किए बिना वह पूरी नहीं हो सकती। अगले जन्म कहानी जिसकी बहुत कम चर्चा होती है, अगर इससे हम गुजरे तो कथाकार की, स्वयं प्रकाश जी की स्त्री संवेदना पर, हम स्त्री संवेदना के बारे में हम रूबरू हो सकते हैं। जो मर्दवादी सोच है, उसमें बेटी को जन्म देना मां के लिए कितना बड़ा अपराध है, एक अवांछित घटना या दुर्घटना से कम नहीं होती। बेटी को जन्म देने वाली जो मां होती है, उसके सिरहाने न उसका पति होता है, न उसकी सास होती है, न उसकी ननद होती है। समाज की जो रूढ़िग्रस्त सोच है, उस रूढ़िग्रस्त सोच के कारण बेटी जनने वाली जो माता होती है, बस उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि बेटे को जन्म देने वाली जो मां होती है, वह स्त्रियां हुलस से भर उठती हैं। कथानायिका गर्भवती सुमिका जो चरित्र वो गढ़ते हैं, वो केवल जैसे कि मंगलसूत्र उतारते समय उसका जो प्रतिरोध होता है, माथे की बिंदी साफ करने की बात सुनकर जो उसकी प्रतिक्रिया होती है, दाइयों की आपसी बातचीत होती है, आपको लगेगा कि, और खुद स्वयं प्रकाश जी ने कहा है कि 250 के लगभग कहानियों में लगभग जो हजारों पात्र हैं, उन पात्रों का अगर आकलन करूं तो 50 से 60 पात्र शायद वास्तविक जीवन से न होंगे। यानी लगभग सभी पात्र जो हैं, उन्होंने अपने जीवन और जगत, अपने समाज और परिवेश से ही लिए हैं, जीवंत पात्र उठाए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन पात्रों का ज्यों का त्यों चित्रण कर दिया है, क्योंकि ज्यों का त्यों चित्रण कर देना, जिसे कोट अनकोट यथार्थ कहा जाता है, वो फिर अच्छी रचना, उत्कृष्ट रचना, कालजयी रचना नहीं मानी जाती है। बहरहाल उसमें उसकी रचना दृष्टि तो रहती ही है। तो कैसा वो जो सुमी का चरित्र है,
बिल्कुल एक अद्भुत ऊंचाई पर ले जाते हैं। अक्सर हम कई कहानियों का जिक्र करते हैं और इस तरह की कहानियां भुला देते हैं। कितना कैसा परिवेश है कि मक्खियां उसके चेहरे पर भिनकती रहती हैं, टट्टी कर देती तो उसी में पड़ी रहती है। बहन भाई उसे कभी हाथ भी नहीं लगाते, पिता भी उससे चिढ़े रहते हैं। आखिर एक दिन वह चल बसी, बिना करुणा से विगलित हुए। जाहिर सी बात है कि आप इस कहानी का पाठ किए आप नहीं रह सके। जैसे ही आप पाठ करेंगे तो लगेगा कि आपकी जो संवेदना है वह संवेदना का उफान जैसा आता है। वह कहानी हमें बिना रुलाए, यानी बिना हमें विचलित किए, बिना हमें डिस्टर्ब किए नहीं रहती। और ये रचनाकार की यह सबसे बड़ी सफलता है। तमाम कहानियां हैं, एक कहानी का जिक्र करूंगा मैं, और मैंने पहले भी कहा था कि जंगल का दाह और आदिवासी समाज, वनवासी समाज, उनके जीवन मूल्य, उनकी संस्कृति और पर्यावरण के प्रति उनकी अटूट आस्था, उनकी श्रद्धा, उनका भरोसा को जिस ढंग से कथा सूत्रों में पिरोया गया है, और जैसे मैंने कहा केवल इसे पर्यावरण विमर्श से जोड़कर आप न पढ़ें। उसमें एक राजा भी है तो सत्ता का मामला भी उसमें आता है, और सोन, गुरु सोन के माध्यम से आचार्य सोन, उनका नाम कुछ और था, दंत्य स ओ की मात्रा 9 सोन था। लेकिन सत्ता क्या है, सत्ता भी क्या है अगर आपकी एंटिटी को, आपकी आइडेंटिटी को, आपकी अस्मिता को न बदल दे तो। और वही हुआ है, उनका सोन हो गया। और राजकुमार, जाहिर सी बात है कि जो किसी भी हिंस्र पशु से कमतर नहीं है। और किस तरह से उनकी यह कहानी जंगल का दाह, जंगल की आग नहीं, जंगल का दाह, एक अद्भुत कहानी बनकर हमारे सामने आती है। बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। केवल कथा का अंत आप देखिए, जब कथा के अंत में यह संवाद आता है, अफसोस की न मामा सोन को बचाया जा सका, न उनकी धनुर्विद्या को। जो वहां बचा वह बस राख ही राख थी। आज मामा सोन के वंशज शहर में बांस की टोकरियां, तार के छींके और गत्ते के तोते चिड़ियां आदि बनाकर बेच रहे हैं। सुना है उनके इलाके में कोई बड़ा बांध बन रहा है जिससे देश की बड़ी तरक्की होगी। सुना है मामा सोन के वंशजों और शिष्यों को जंगल से हकाल दिया गया है। विकास के नाम पर विनाश की जो लीलाएं छाई जा रही हैं। और राजेश जोशी के मुनीर मियां याद आते हैं। मुनीर मियां भी पत्ते तोड़ते थे अपनी बकरियों के लिए। या आज ही निर्मला पुतुल का वक्तव्य हो रहा था, तो उस गांव में ब्याहना, जहां की आप जानते हैं, तो केवल वो प्रकृति और पर्यावरण की बात नहीं है यहां, बल्कि पूरी तरह से जो रोबोटीय विकास है, उस रोबोटीय विकास के नाम पर मनुष्यता के सामने किस तरह के संकट सामने आ रहे हैं, वह हम जंगल का दाह शीर्षक कहानी के माध्यम से और जो भौतिकतावादी संसार है
और एक तरफ जो साधनहीन जिन्हें हम कहते हैं, भौतिकहीन जिन्हें हम कहते हैं, लेकिन उनमें जो आत्मबल है, उनमें जो अपने को, अपनी अस्मिता को, अपने जंगल को, अपने जल जंगल और जमीन को बचाने का आत्मबल है, जो सकारात्मक सोच है, बिल्कुल दहकते हुए, दमकते हुए हमारे सामने आते हैं जब हम स्वयं प्रकाश की इस कहानी से गुजरते हैं। इसी तरह एक और कहानी है, बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, बाबूलाल तेली की नाक। कई जगह मैंने पढ़ा कि जातिवादी समस्या पर आधारित कहानी है। नहीं, इतनी सीमित न कीजिए। है जातिवादी समस्या पर आधारित कहानी, जातिवाद की जो विभत्स लीलाएं हैं वो तो है, लेकिन साथ ही साथ जो कारपोरेटी कल्चर, जो कारपोरेटी संस्कृति विकसित हुई, जो निजीकरण आया और हमने प्राइवेटाइजेशन के नाम पर स्वास्थ्य सेवा तक को बेच डाला, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले कर दिया। मेरा सवाल यह है कि क्या उसकी चिंता उस कहानी में स्वयं प्रकाश की नहीं है? या फिर छोटी सी कहानी है कानदांव, जिसमें स्वयं प्रकाश दिखाते हैं कि कुटिल बुद्धि बनिया किस प्रकार से कुश्ती में माहिर पठान से पंचों के सामने कुश्ती लड़कर और उसे लालच में डालकर उसकी सारी जमीन अपने नाम कर लेता है। उसी का चित्रण है। लेकिन यहां तक बात खत्म नहीं होती। स्वयं प्रकाश इसलिए असाधारण कथाकार नहीं है कि बस कुछ लोभ के चलते ऐसा जिसे आप कहते हैं चालू भाषा में कि फिक्स्ड मामला था। सटोरिया वाला मामला यहां नहीं है, बल्कि इस कथा को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जोड़कर अगर हम पढ़ते हैं, और कथा का कहानीकार ने रचना के परिप्रेक्ष्य में व्यापक रूप प्रदान किया है, और वो भी आखिरी 3 पंक्तियों में। 1947 में एक तरफ गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना, हालांकि आज की तारीख में जिन्ना का नाम लेने का मतलब है कि पाकिस्तानी हो जाना। बहरहाल जैसे लोग चाहें कर सकते हैं, किसको मना किया जा सकता है। बहरहाल आज की एक तरफ गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना, दूसरी तरफ बैठे लॉर्ड माउंटबेटन। लाट साहब ने पूछा, यह आपकी आखिरी जवाब है? कॉन्फिडेंट लक कर दें? सब बोल उठे यस। यानी अपनी पूरी कथा पीढ़ी में जिसे हम कहते हैं कि किस्सा गोई, जिस हिसाब से स्वयं प्रकाश रखते हैं, इसे से आज ध्यान में रखकर उन्हीं के समकालीन कथाकार संजीव जी ने कहा था कि कथा लिखने की बजाय अगर वो कथा कहते, हालांकि वो हमेशा कथा कहते हैं, कहानियां लिखते कम है, कहानियां कहते ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि और भी लाखों का मन जीत लेते। विषय प्रवर्तन की वह क्षमता, वो कन्विंसिंग तर्क पद्धति, स्वर का आरोह अवरोह और संवाद अदायगी का कौशल, संजीव कहते हैं कि मेरी पीढ़ी में उनके सिवा और किसी के पास नहीं है। तो आज के इस पुण्य स्मरण में उनकी, हमें संजीव जी का यह कथन बहुत ही सार्थक प्रतीत होता है। हाँ, एक शिकायत कर सकते हैं आप कि भाई जैसे तिरीछ में
कथा कहने का ढंग या प्रेजेंटेशन करने का ढंग या जल डबरू मध्य में है, वो वाली शैली जो है स्वयं प्रकाश में नहीं है। लेकिन न है तो क्या, इसलिए तो वो स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश इसलिए है कि उनका निजी वैशिष्ट्य है और हर रचनाकार का अपना निजी वैशिष्ट्य होता है, और उस निजी वैशिष्ट्य के चलते हम देखते हैं कि उन्होंने बदलते मनुष्य की, बदलती दुनिया की, बदलते संबंधों की, बदलते तनावों की और बदलते समय की जिस प्रकार से अविकल तस्वीर हमारे सामने पेश की है, वह हमें अन्यत्र बहुत कम दिखाई पड़ता है। आज उनके स्वप्न को, जो कि बेहतर समाज की स्थापना और एक व्यापक पाठक वर्ग और व्यापक वर्ग से उनके पात्र का कथा पात्र संबंधित हैं, तो एक तरफ जब हम उन्हें राहुल जी यानी राहुल सांकृत्यायन, हरिशंकर परसाई, नागार्जुन आदि की परंपरा से जोड़ सकते हैं, तो ये भी जोड़ सकते हैं कि जो प्रेमचंद अमरकांत और भीष्म साहनी की जो कथा परंपरा है, और दोनों परंपराओं में हम उन्हें जोड़कर उनकी उनकी कहानियों में जो लोकतांत्रिक चेतना है उसका अलग से पाठ होना चाहिए, उसकी अलग से खोज होनी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि जब भी हम स्वयं प्रकाश की कहानियों को पढ़ें तो सुविधा की दृष्टि से केवल वही नीलकांत का सफर और पार्टीशन और गौरी और इस तरह की जो कहानियां हैं, केवल वहां तक हम अपनी बातें सीमित न करें। तमाम चीजें हैं, केवल हम यदि उनकी कहानियों का मतलब है, मैं मानता हूं कि वो महत्वपूर्ण कहानियां हैं, लेकिन और भी मेरे कहने का मतलब है कि और भी कुछ बड़े सरोकार की कहानियां हैं, उन कहानियों से भी हमें गुजरने की जरूरत है। ये जो किसी भी कथा रचना, किसी भी कथाकार की रचना संसार को हम उसके आयतन को, उसकी परिधि को, उसकी सांद्रता को, रचना की जो सांद्रता होती है, उसका जो घनत्व होता है, उसमें जो जीव द्रव्य होते हैं, उन्हें अगर हम एक सीमित दायरे में ही रख दें तो जाहिर सी बात है कि न हम कथाकार के साथ न्याय कर पाएंगे और न ही साथियों हम कथा के साथ न्याय कर पाएंगे। तो आप लोग जुड़े, इसलिए मेरा आप लोगों के प्रति बहुत बहुत मेरी हार्दिक कृतज्ञता मैं ज्ञापित करता हूं, बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों ने मुझे समय दिया, सुना, और उम्मीद करता हूं कि मेरी जो चिंताएं हैं, चिंता इन द सेंस कि स्वयं प्रकाश की कहानियों को हम कैसे पढ़ें और कैसे समझें, हमारे समय के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले कथाकार हैं, और उनकी कहानियों में हम कथा सूत्र न ढूंढें, बल्कि उनकी कहानियों की जो चिंताएं हैं, उनके सरोकार हैं, रचनाकार के जो स्वप्न हैं, उन्हें अगर हम ढूंढ सकें तो जाहिर सी बात है कि हम इस पुण्य स्मरण को याद करेंगे। मैं